हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 10 के 50 क्वेश्चन तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 75 क्लोज 2 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75 क्लोज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100वें वर्ष पूरे किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक सेवा समिति ने। संसद की लोक लेखा समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं और इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 में हुआ था। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से ही चुना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों द्वारा अलग अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई थी, जिस पर विचार के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया था। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। और इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था और एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल प्रमुख कारक होते हैं। और जिस वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। जावन गैंडा, जिसे सुंडा गेंडा या कम सींग वाले गेंडे के रूप में भी जाना जाता है,
वर्तमान में इंडोनेशिया में जावा के पश्चिमी क्षेत्र में उजाउंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि हरित पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो समुद्री जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार जाल। फिर क्वेश्चन नंबर 61, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1%। फिर क्वेश्चन नंबर 62, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा के। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था और इसका प्रारंभ 1975 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों की कटाई से बचने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। दिए गए ऑप्शंस में से 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है और कर्नाटक की कुल ग्रामीण जनसंख्या 3.74 करोड़ है और 2.36 करोड़ इसकी जनसंख्या शहरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दिए गए ऑप्शंस में से पंजाब और हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी की छत स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बती पठार में। पामीर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है जिसकी रचना पार हिमालय, तियान शान, काराकोरम, कुनलून और हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है और पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है और इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटोस। सैंटोस बंदरगाह ब्राजील के सैंटोस शहर में स्थित है और सैंटोस को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है और सैंटोस ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भ्रंश स्कार्प होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विवर्तनिक। भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थलीय वनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त देश है जो आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागरों के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है
और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी नुक है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है और जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और जापान उत्तर से दक्षिण क्रमशः 4 बड़े द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू पर बसा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित गुवाहाटी रिफाइनरी देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ साथ 1962 से तेल शोधन का कार्य कर रही है और 50 के दशक के अंत में उपलब्ध रोमानिया तकनीक से निर्मित इस रिफाइनरी की प्रसंस्करण क्षमता 0.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है और यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है और यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती है और मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 76, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर की। करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और कश्मीरी भाषा में करेवा का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबललैंड होता है और करेवा मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जियोसिंक्लाइन। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति या भू सन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा मैदान में। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं और गंगा के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक है और इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 यानी 1897 में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 82,
नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के संपादक है बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के संपादक जो है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्फलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा था और इसी पैम्फलेट में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया था और यह एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने ही पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग को गठित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, जगदीशपुर के राजा थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी आरा के राजा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जगदीशपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था और इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था और उसे केसर हिंद की उपाधि प्रदान दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डी वॉर्स का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। वॉन्डी वॉर्स का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1960 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में उसका नाम अहसानाबाद रखा था और इसका प्रतिद्वंदी राज्य विजयनगर था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजापुर गोलकुंडा से। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रज्जाक ने। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर राज्य के 300 बंदरगाह थे
और इस राज्य में अंतर्देशीय, तटीय और विदेशी व्यापार फल फूल रहा था, जो सामान्य समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। और अब्दुल रज्जाक के अनुसार प्रत्येक अलग अलग संघ या शिल्प के व्यापारियों की दुकानें एक दूसरे के करीब होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जो 5वीं सदी के हैं और इन्हीं को साहित्य में कारशापड़, पुराण, धरड़, शतमान आदि भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर चांदी के टुकड़े होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में मल एक महाजनपद था और मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था और इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी गंडक नदी के किनारे थी कुशीनगर और दूसरी थी पावा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह यानी कि गिरिब्रिज। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था और मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक। अजात शत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था और अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगत की थी और पिता की हत्या करने के कारण ही उसे पितृहंता कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, मेगस्थनीज दूत था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 99, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघ वंश का उदय हुआ और इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था और खारवेल इस वंश का दूसरा और महाराजा कुदेव तीसरे शासक थे। और पातालपुर गुहालेख का संबंध महाराजा कुदेव से है और कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुफा अभिलेख भी है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह बीपीएससी एडीओ के और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।